हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 में बायोलॉजी में अध्याय 3 आज हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर का नाम है मानव जनन। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यानी कि दोस्तों हम लोग अति लघु उत्तरी का महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में देखेंगे और इस अध्याय में जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरी प्रश्न बन सकते थे सभी क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लोग तैयार करिएगा और ये 2023 में किसी न किसी सेट में ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप 90 प्लस पाना चाहते हैं तो जरूर इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों बताते चले जो क्लास है आपके बायो के, जितने भी बच्चे बायो वाले हैं ध्यान से समझेंगे। रोजाना जो आपका क्लास है, रोजाना जो आपका क्लास जो चलता है वो शाम को 5 बजे चलता है। ठीक है, शाम को 5 बजे जो है आपका रोजाना क्लास चलेगा। तो क्लास से आप लोग डेली का डेली टाइम से आप लोग क्लास से जुड़ जाया करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने बच्चे आ चुके हैं इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो हमारे प्यारे बच्चे आ चुके हैं चैनल पर, तो जो सब्सक्राइब नहीं किए वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी क्लास के नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आपका ये समाप्त हो तो वैसे 6 बजे आपका केमिस्ट्री क्लास चलेगा। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्लासेज मैथ का और फिजिक्स का, हिंदी इंग्लिश के बीच बीच में इंपॉर्टेंट चलता रहेगा। ठीक है, और दोस्तों जो बच्चे हमारे नए जो व्हाट्सएप से और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो दोनों ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाकर के उस ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि पढ़ाने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट PDF हो वो भी आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन भी उसमें आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन और एक बार आप लोग शेयर करके आ जाइएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो इसमें जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया ये सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सरसाइज कर लेनी है। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाना यानी आरेख बनाने, और एनसीईआरटी क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम 2019 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर फिगर की बात करें तो फिगर के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ये आपको फिगर बनाने के लिए एक अंक में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पुरुष का जनन तंत्र आपको बनाना होता है तो ये आप देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपके पास बुक है तो ज़रूर इसको आप लोग 2 से 4 बार बना करके आप अच्छे से सीख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है तो आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे आप फिगर बनाएंगे तो लास्ट में आप फिगर में ये दिखा दीजिएगा, जैसे पेपर में पूछेगा तो ये आप दिखा दीजिए किस चीज़ का आपने फिगर बनाया है। तो आप लिखेंगे पुरुष जनन तंत्र का आरेखित चित्रण, और यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जो बना है जिसका जो नाम है वो नाम भी आप लोग दर्शाइएगा, जिससे आपको पूरा अंक मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों अगला फिगर है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि शुक्राणु का एक नामांकित आरेख आपको बनाना। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये भी आपका क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चित्र है यानी क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों आने वाले समय पूरे जीव विज्ञान बायोलॉजी में जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर वाले क्वेश्चन सबको एक साथ इकट्ठा करके एक वीडियो हम लोग बताएंगे और उतना आपको फिगर को 2-4 बार 10 बार एक्सरसाइज कर लेनी है। अगर दोस्तों आप बायो पढ़ रहे हैं तो फिगर स्वाभाविक बात है कि आपके पेपर में क्वेश्चन फिगर यानी चित्र बनाने के लिए आएगा, तो चित्र का हैबिट आप सभी का होना चाहिए, अन्यथा आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा अगर फिगर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं शुक्राणु का एक नामांकित चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। इसको आप बना सकते हैं और इसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दोस्तों तीसरा मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया, तीसरा भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन और 2019 के दूसरे तीसरे सेट में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख आपको बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, स्त्री जनन तंत्र का आरेखित चित्रण आपको करनी है। इसको 5 से 10 बार अच्छे से आप लोग बना करके सीख लीजिएगा कि कैसे ये बनता है, और नाम सभी का आपको 2-4 बार लिख करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा फिगर जो धुंधला है, लेकिन अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें से देख करके आप अच्छा फिगर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग 3 फिगर हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ इस अध्याय में जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर अब 4 की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उस पर हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है कि लीडिंग, ठीक है,
लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम आपको लिखना। बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, ठीक है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का आपको नाम लिखना है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है। तो ये दो हार्मोन आप नाम याद रख लीजिएगा। एक क्या है, टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा एंड्रोजन हार्मोन जो है वो क्या करती है, स्रावण करती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उस प्रक्रिया का नाम लिखिए, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी फूटक यानी कि ग्राफी फूटक फटकर द्वितीयक अंडक का अंडाशय में मोचित करता है। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उस प्रक्रिया का आपको नाम लिखना है जिसमें ग्राफी, जैसे में ग्राफी फूटक फट करके द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करता है। बोर्ड एग्जाम 2019 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका नाम आप लिखेंगे अंडोत्सर्ग। क्या लिखेंगे, अंडोत्सर्ग। ठीक है, यानी कि दोस्तों अंडक को अंडाशय में मोचित कर रहा है तो उसका जो नाम होगा वो अंडोत्सर्ग होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 19 में क्वेश्चन आ चुका है कि आवर्त चक्र क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र, ठीक है, आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके बारे में ये आपसे पूछा है, आवर्त चक्र। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये प्राय जो ये प्रक्रिया होती है आवर्त चक्र, ये प्राय किस में होती है, मादाओं में होती है, यानी कि महिलाओं में होती है। तो इसके बारे में आइए हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं। तो उत्तर आप लिखेंगे कि मादाओं में, ठीक है, मादाओं में अंडाणु निर्माण जो होती है वो 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं। तो 3 नाम हमसे पूछ सकता है। आवर्त चक्र भी आप जानेंगे क्योंकि 28 दिन का सर्किल होता है, मासिक चक्र इसी को बोलते हैं और ऋतुस्राव चक्र इसी को बोलते हैं। 3 नाम याद रखिएगा, 3 नाम किसी भी तरीके से आपसे परिभाषा या इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है। यानी प्रायतः स्त्रियों में यह चक्र जो होता है 12 से 13 वर्ष की आयु में यह जो होता है ये प्रारंभ हो जाता है, तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में यह जो होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। ठीक है, आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन निम्न 2 हार्मोन्स करते हैं। आपसे पूछा है कि कौन हार्मोन्स करते हैं, 2 करते हैं। एक है, पहला आप लिखेंगे LH हार्मोन, दूसरा है आपका FS हार्मोन, FSH हार्मोन कहता है। ये 2 आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आवर्त चक्र होता है, इसके बारे में आपने अच्छे समझ गया, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने अगला क्वेश्चन ने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ कि प्रसव। ठीक है, प्रसव जिसे को हम लोग बोलते हैं पार्ट्यूरेशन क्या है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है। आप देखेंगे प्रसव के बारे में आप लोगों ने कुछ न कुछ सुना होगा। आइए इसके बारे में परिभाषा भी सुन लेते हैं कि गर्भकाल पूरा होने पर, यानी कि गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु जो होता है, शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना ही क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। यानी कि दोस्तों गर्भकाल यानी कि जो बच्चे की वो 9 महीने के जो समय होता है वो पूरा करने के बाद, ठीक है, यानी कि शिशु जो होता है पूर्ण विकसित हो जाने के बाद माता के गर्भ से बाहर आना ही उसको क्या बोलते हैं, प्रसव कहलाता है। इस दौरान आगे लिखेंगे, इस दौरान गर्भाशयी तथा उदरीय संकुचन होते हैं, वह गर्भाशय फैल जाता है जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजेन व
कार्टिसोल नामक हार्मोन करते हैं। तो इसका आप नाम भी याद रखिए, कौन कौन से हार्मोन करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन और अगला है आपका एस्ट्रोजेन व कार्टिसोल नामक हार्मोन्स इसका प्रसव का प्रेरण करते हैं। क्लियर बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आए, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। यानी कि प्राय आपने समाज में देखा होगा कि अगर किसी को लड़कियां होती हैं तो प्राय दोष किसको दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है, जबकि यह बात जो है पूर्णतः क्या है, गलत है। ठीक है, इसका दोष किसको दिया, ये पूर्णतः अगर सही की बात करें तो यह वजह होती है पुरुषों के कारण। ठीक है, तो आइए इसके बारे में दोस्तों विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले आप उत्तर लिखेंगे स्त्री में, ध्यान सुनिएगा, स्त्री में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में कि स्त्री में XX गुणसूत्र तथा पुरुष में जो होता है वो XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब स्त्री का X गुणसूत्र जो है, X गुणसूत्र तथा पुरुष का Y गुणसूत्र मिलते हैं तो पुत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो पुत्र उत्पन्न होता है। इसके विपरीत स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का X गुणसूत्र मिलने से पुत्री उत्पन्न होती है। अतः उत्पन्न संतान का लिंग निर्धारण जो होता है पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है, न कि स्त्री के गुणसूत्र से। ठीक है, आप बताओ, अभी और विस्तार में हम बताएंगे आपको। आगे लिखेंगे, चूंकि पुरुष में 50% X तथा 50% Y गुणसूत्र होते हैं, अतः पुरुष के गुणसूत्र का X या Y होना ही संतान के लिंग निर्धारण की उत्तरदायी होती है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना सर्वथा गलत है। आपने गांव में देखा होगा कि लोग स्त्रियों को इसको ठहराते हैं कि स्त्रियों की वजह से लड़की पैदा हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह पुरुष की वजह से लड़की या लड़का का निर्धारण होता है। अब एक बार हम थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों मान लेते हैं स्त्री, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पुरुष, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं स्त्री, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पुरुष। ठीक है, तो स्त्री में जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, X गुणसूत्र होता है। ठीक है, और पुरुष में क्या होता है, X और Y गुणसूत्र होता है। ध्यान समझिएगा, अगर ये वाला X यानी कि जब भी स्त्री का एक गुणसूत्र आएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों क्या है, XX है, तो कोई भी एक आएगा तो क्या कौन सा गुणसूत्र आएगा, X ही आएगा। यहाँ से निर्भर करता है कि कौन सा गुणसूत्र इससे मिलता है। अगर दोस्तों इसका Y गुणसूत्र अगर यहाँ पर आ जाता है तो क्या उत्पन्न होगा, ये पुत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, अगर पुरुष का Y गुणसूत्र यहाँ पर आता है, स्त्री के X गुणसूत्र से मिलता है तो पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन दोस्तों अगर स्त्री का X गुणसूत्र, क्योंकि स्त्री में तो दोनों X गुणसूत्र है, तो एक मान लेते कोई भी X गुणसूत्र आ गया, पुरुष का अगर X गुणसूत्र इसके साथ अगर मिल जाता है तो ये जो XX गुणसूत्र बनाता है ये किसको जन्म देती है, पुत्री को जन्म देती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये लिंग निर्धारण किसकी वजह से होता है, पुरुषों की वजह से होता है। तो इसका वजह क्या होता है, लिंग निर्धारण में सबसे अहम रोल किसका होता है, पुरुष का होता है। ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट कहा गया है। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना क्या सर्वथा गलत है। ये चीज़ें आप समझ गए तो आपका ये समस्या दूर हो गया। अगर आपके गांव में कोई बोलता है तो उसको आप समझा भी सकते हैं कि नहीं ये किसके वजह से होता है, आप बिल्कुल समझा सकते हैं, इसके बारे में आप समझदार हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे गाँव में क्या होती है, भ्रांतियाँ फैली होती हैं जिसकी वजह से आज भी ये सुनने को मिलता है। तो आप लोगों को हमने बता दिया तो आप लोग अच्छे से जान गए हैं। अगर कोई भी ऐसा कहता है तो आप उसको समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। यानी कि दोस्तों आपके अध्याय 3 का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1 अंक में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अगले क्लास में यानी कल हम 5 बजे, ध्यान सुने, कल शाम 5 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम लोग इसी तरीके से देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक क्लास को आप लोगों ने लाइक नहीं किया, क्लास को आप लोग
लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके आ जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी हो सके तहाँ पे इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो हमारे प्यारे बच्चे नए आए हुए हैं क्लास से जुड़े, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को लोग दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, फटाफट ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि आपको आने वाले समय सब कुछ प्रोवाइड होता रहे और बेनिफिट होता रहे। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास यहीं में समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।